Hello everyone. Very good morning. Myself Mr. Amit Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर MMDU मुलाना अंबाला। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो मील का पत्थर साबित होता है। दोस्तों एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है कि जनरली विद्यार्थियों को नहीं आ रहे होते, कोई भी स्टैटिक्स नहीं पढ़ता है और स्टैटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आते हैं जो हर एग्जाम में लगभग जो है कि रिपीट होते रहते हैं और वो क्वेश्चन जो है कि बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते। तो चलिए उसी को जो है कि ओवरकम करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं आपसे जो है कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के क्वेश्चन साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्रीकल्चर के एग्जाम दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है दोस्तों कि गॉडनेस ऑफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। गॉडनेस ऑफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है। तो वो कौन सा टेस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है? तो दोस्तों टेस्ट का जो गॉडनेस है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट दोस्तों, इसको जो है कि एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, इसको काई स्क्वायर पढ़ते हैं स्टैटिक्स में, ठीक है। तो गॉडनेस ऑफ टेस्ट इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ समराइजिंग द डाटा इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो पहला स्टेप है डाटा समराइजिंग का वो क्या है दोस्तों? तो वो है क्लासिफिकेशन। जो पहला स्टेप है डेटा समराइजिंग करने का, डाटा को समराइज करने का, वो स्टेप होता है क्लासिफिकेशन का स्टेप, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ समराइजिंग द डाटा इज क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स का वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो वो 0 होता है मित्रों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ प्लांट्स वी शुड यूज, ठीक है। अगर प्लांट की एवरेज हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें किसका यूज करना चाहिए? दोस्तों इसका सही जवाब है अरिथमेटिक मीन। हमें जो है कि अरिथमेटिक मीन का यूज करना चाहिए अगर एवरेज हाइट ऑफ प्लांट हमें फाइंड आउट करना है तो, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का हमें यूज करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाज। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है दोस्तों? तो कैप्टन जॉन ग्रांट, इनको जो है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है। कैप्टन जॉन ग्रांट, नाम याद रखिएगा, कैप्टन जॉन ग्रांट, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट इज टू, ठीक है। जो पर्पज होता है दोस्तों समझिए इसको, फील्ड एक्सपेरिमेंट जब हम लगाते हैं तो जो रैंडम करने का पर्पज होता है, रैंडमाइजेशन का पर्पज होता है, यानी कि T1 यहाँ पे तो फिर अगले वाले में ट्रीटमेंट में T1 दूर पे, फिर T1 अगले वाले में कहीं और पे रैंडमली। तो जो रैंडमाइजेशन का जो पर्पज होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट का, वो किस लिए होता है, उसका पर्पज क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रायल लगा रहे हैं आप, तो उसमें जो ट्रायल में रैंडमाइजेशन किया जाता है, यानी कि कोई एक ट्रीटमेंट आपने यहां ले लिया, कोई एक ट्रीटमेंट यहां ले लिया तो उस ट्रीटमेंट को अगले वाले रेप्लिकेशन में कहीं और लेंगे, रैंडमली जो है कहीं और लेंगे, ठीक है। तो इस जो रैंडमाइजेशन का जो पर्पज होता है, उसका पर्पज क्या होता है दोस्तों? उसका पर्पज होता है कंट्रोल वेरिएंस। वेरिएंस को कंट्रोल करने के लिए रैंडमाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन द फील्ड एक्सपेरिमेंट इज टू कंट्रोल वेरिएंस। वेरिएंस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है, वेरिएंस ना आए उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा रैंडमाइजेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टी टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज,
टी टेस्ट कब अप्लीकेबल होता है दोस्तों? टी टेस्ट तब अप्लीकेबल होता है जब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट केवल 2 होते हैं तब जाके टी टेस्ट का यूज करते हैं, टी टेस्ट अप्लीकेबल होता है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों और क्वेश्चन को नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में जो है कि यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज। ठीक है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है उसका यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? सीवी। जो यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो सीवी है। सीवी का फुल नेम होता है क्रिटिकल वेरिएंस। ठीक है, तो यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है दोस्तों सीवी। सीवी का फुल नेम क्रिटिकल वेरिएंस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन। जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक होता है दोस्तों? 0 to 1। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है। जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है मित्रों वो 0 से लेकर के 1 तक होती है। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, इसको याद रखिएगा। रेंज बहुत पूछता है, रेंज से क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत पूछता है, बार बार पूछता है। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन एनोवा इज। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन एनोवा इज। एनोवा टेबल होता है दोस्तों, उसमें मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है एरर के लिए। तो वो जो है कि मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम एनोवा टेबल में 12 होता है। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन एनोवा टेबल इन इज 12। ठीक है, इसका सही जवाब है 12। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए एरर के लिए एनोवा टेबल में 12 होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाय। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंप्यूटेड होता है, किसके द्वारा निकाला जाता है? किस फार्मूला से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाता है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोस्तों इसका फार्मूला होता है SD बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए फार्मूला होता है SD बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इनको निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्रिटिकल डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय। सीवी निकालते हैं दोस्तों, जो लोग थेसिस वगैरह कर चुके होंगे, MSc कर चुके होंगे, उनको पता होगा। क्रिटिकल डिफरेंसेस इज कैलकुलेटेड बाय। क्रिटिकल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो क्रिटिकल डिफरेंस निकालने के लिए NI ब्रैकेट में 2 MSE बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, यानी कि इस फार्मूले का यूज करते हैं। NI ब्रैकेट में 2 MSE अपॉन R ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाई T। ठीक है, तो इस फार्मूले से जो है CD निकालते हैं हम लोग, क्रिटिकल डिफरेंस निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन RBD इज। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन RBD। तो RBD में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है? उसका एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों? तो N-1 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R-1, N-1 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R-1। यही जो है कि RBD के लिए एक्सप्रेशन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है दोस्तों, एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन RBD यानी कि रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए N-1 ब्रैकेट में R-1 ये होता है। इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है, रटने वाली चीज है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। When sample size is small and SD is unknown, use t-test। जब सैंपल साइज स्मॉल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, SD अननोन होता है, तो उस समय किस टेस्ट का यूज करते हैं दोस्तों? तो टी टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जब सैंपल साइज छोटा होता है और SD स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन अननोन होता है तो उस समय टी टेस्ट का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट के सिग्निफिकेंस के लिए किस टेस्ट का यूज करते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट
के सिग्निफिकेंस डाटा के लिए किस टेस्ट का यूज करते हैं? तो दोस्तों उस टेस्ट का नाम है टी टेस्ट, फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज टी टेस्ट। तो याद करने वाला चीज है दोस्तों, इसको याद करिए, रट मारिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लैटिन स्क्वायर डिजाइन इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग LSD, लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो है कि सुटेबल फॉर कंपेयरिंग कितने ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल होता है दोस्तों? LSD यानी कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग 5 to 12 ट्रीटमेंट, 5 से लेकर के 12 ट्रीटमेंट के लिए जो है कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो है कि सुटेबल होता है कंपेयरिंग करने के लिए। ठीक है, तो LSD में अगर कभी पूछे, लैटिन स्क्वायर डिजाइन में अगर पूछे कभी भी, तो 5 से 12 ट्रीटमेंट सुटेबल होता है वहां। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट द कॉमनली यूज डिजाइन इज, फील्ड एक्सपेरिमेंट में कॉमन रूप से कौन सी डिजाइन यूज की जाती है? तो दोस्तों कॉमनली जो है कि RBD का, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, बहुत ही कम लोग जो है कि LSD वगैरह यूज करते हैं, RBD का लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, द रेग्रेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेग्रेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेग्रेशन कोफिशिएंट किसके किसके बीच आता है? तो दोस्तों -इनफिनाइट टू +इनफिनाइट के बीच आता है। रेग्रेशन कोफिशिएंट जो है कि -इनफिनाइट से लेकर के +इनफिनाइट के बीच में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके बीच आता है, किस किस रेंज के बीच आता है? तो -1 से लेकर के +1 तक आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। रेग्रेशन कोफिशिएंट -इनफिनाइट टू +इनफिनाइट एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 to +1 एंड रेग्रेशन -इनफिनाइट टू +इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टूडेंट टी टेस्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा खोज किया गया था इसका? तो दोस्तों इसका सही जवाब है WS कॉसेट। WS कॉसेट के द्वारा स्टूडेंट टी टेस्ट का खोज किया गया था। इसको याद रखेंगे, नोट करेंगे। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन, जो वैल्यू है काई स्क्वायर का वो हमेशा किस रेंज में आता है? तो 0 to इनफिनाइट में आता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। काई स्क्वायर का रेंज पूछ रहा है दोस्तों कि काई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किस से कहां से कहां, किस रेंज के बीच आता है? तो 0 से इनफिनाइट के बीच में आता है। तो काई स्क्वायर का वैल्यू है वो हमेशा जो है कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच आता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, जो मोस्ट कॉमन रूप से यूज की जाती है सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि जो मोस्ट कॉमन सेंट्रल टेंडेंसी है, कॉमन यूज होने वाली सेंट्रल टेंडेंसी है यानी कि मेजर करने वाली टेंडेंसी है, वो है दोस्तों अरिथमेटिक मीन यानी कि AM। ठीक है, अरिथमेटिक मीन यानी कि AM। अरिथमेटिक मीन बराबर होता है टोटल वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, measure of dispersion which is considered as best, measure of dispersion which is considered as best standard deviation। जो measure of dispersion है वो जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इज कंसिडर्ड एज बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ऑन मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं। विच इज नॉट ऑन मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में वैरी बिटवीन, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये वेरिएशन खूब पूछता है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में वैरी बिटवीन, जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो वैरी करता है 0 से लेकर के
इनफाइनाइट तक। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरी बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है दोस्तों, तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक वेरी करता है। ओके, आगे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कोरिलेशन इज यूज्ड टू एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ। कोरिलेशन का यूज जो है कि किसके बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। कोरिलेशन इज यूज्ड टू एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ। कोरिलेशन का यूज जो है कि किसके बिहेवियर के एनालिसिस में यूज किया जाता है। तो टू आर मोर वेरिएबल, अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो इनके बिहेवियर ऑफ एनालिसिस को यूज एनालिसिस के लिए कोरिलेशन का यूज किया जाता है। अगर दो या दो से ज्यादा बिहेवियर होगा तो इनके एनालिसिस के लिए जो है कोरिलेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द आरबीडी इज अवेलेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, द आरबीडी इज अवेलेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट 0 to 24। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन इज अवेलेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट 0 to 24। आरबीडी के लिए जो है कि आरबीडी जो है कि 2 से 24 ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, 2 से लेकर के 24 ट्रीटमेंट के लिए रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन का यूज किया जा सकता है। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि एलएसडी जो है कि कितने ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, 5 से लेकर के 12 था, और आरबीडी जो है कि 2 से 24। ठीक है, एलएसडी का क्वेश्चन आया था दोस्तों ऊपर, चलिए मैं दिखा देता हूँ। एलएसडी का देखिए 5 से लेकर के 12 ट्रीटमेंट, और आरबीडी आपका जो है कि 2 से लेकर के 24 ट्रीटमेंट। ठीक है, आरबीडी इज अवेलेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट 2 to 24। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वन, देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिक इज 0। ध्यान से सुनिए दोस्तों क्वेश्चन को, ये स्टैटिक्स है और बहुत सारे स्टूडेंट स्टैटिक्स को इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि काफी टेढ़ा है। टेढ़ा तो जरूर है दोस्तों, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बड़े सॉलिड तैयार होते हैं और बहुत ही बढ़िया एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वन, देन कह रहा है कि इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वन, अगर कोई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वन के बराबर है तो उस समय क्या होगा, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिक इज 0। उस समय जो वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर होगी, काई स्क्वायर की स्टैटिक होगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, एक बार और सुनिए। इफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वन, देन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिक इज 0। अगर किसी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो कि एक्सपेक्टेड वन के बराबर है तो वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिक हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जब जो है कि इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वन की तरफ, तब जो है कि काई स्क्वायर स्टैटिक्स हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा ऐसे। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कोरिलेशन इज यूज्ड टू एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ। कोरिलेशन का यूज किया जाता है किसके बिहेवियर के एनालिसिस के लिए, तो 2 और मोर वेरिएबल के लिए। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कोरिलेशन इज यूज्ड टू एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, टू गेटिंग द हायर प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड, टू गेटिंग द हायर प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड लार्जर सैंपल। ठीक है, लार्जर सैंपल के लिए हायर प्रिसिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ज्यादा सैंपल है, सैंपल की संख्या ज्यादा है, तो हायर प्रिसिशन की रिक्वायरमेंट होती है, काफी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, एफ टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ। एफ टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल डिफरेंसेस। एफ टेस्ट को जो है कि यूज कर सकते हैं हम लोग किसके सिग्निफिकेंस के लिए, बहुत सारे डिफरेंसेस के सिग्निफिकेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एफ टेस्ट होता है दोस्तों, उसको जो है कि किसके सिग्निफिकेंस के लिए यूज किया जा सकता है, टेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है, तो सेवरल डिफरेंसेस, जो डिफरेंस आते हैं उन डिफरेंसेस के सिग्निफिकेंस के लिए की टेस्टिंग के लिए एफ टेस्ट का यूज किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और ही बेहतरीन क्वेश्चंस का श्रृंखला लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।